हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई नो it's been so long since I've made a video, and I am so sorry for being that irregular. I had some commitments, and it was a family function. Anyways, we are here and I am going to cover today very important videos. So आप लोगों के लिए एक साथ 3 videos आने वाली है. The first video is, so basically the videos are going to be related to Code of Wages Act. ठीक है जी, लेबर लॉ का एक एक्ट में ऑलरेडी आप लोगों के साथ कवर कर चुकी हूँ. ठीक है, इट्स टाइम फॉर अनदर एक्ट, कोड ऑफ वेजेस एक्ट. हाउ आई एम गोइंग टू अप्रोच about this is कि I am thinking I'll probably release 2 or 3 videos. 2 या 2 से 3 videos मैं निकालूंगी. एक video I am aiming it to be like 30-35 minutes long. I want this video to be, and in today's video especially, I am going to cover important definitions plus chapter number 2, which is minimum wages, and chapter number 3. ठीक है, ये हम करने वाले हैं आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में. एंड इन टुमारोज वीडियो, मतलब मैं तो अपलोड आज ही कर दूंगी, आप चाहे जब मर्जी देखना. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू कवर बोनस यानी कि चैप्टर 4 पूरा का पूरा. एंड देन आई एम गोइंग टू कवर चैप्टर 5 विद इट, विच स्पीक्स फॉर एडवाइजरी काउंसिल. क्योंकि ये सारे बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं है, एक एक सेक्शन के चैप्टर्स हैं. एंड another I am going to cover with you, which is inspector cum facilitator. ठीक है, I think that is chapter 7 or chapter 8. वो लोग आप खुद फिगर आउट कर लेना. So this is going to be how हम चलने वाले हैं इस चीज से रिलेटेड, how I'm going to proceed with this. And if I get enough love on this video, I will make a video for case laws, ताकि आप एग्जाम से 10 मिनट पहले देखो एंड जाके केस लॉस निकाल दो. वहां पे अपने सारे जो आपने 2 मिनट में पढ़े हैं सारे के सारे वहां पे उतार दो. ओके, आर यू गाइज रेडी फॉर दिस? ऑल्सो इन एडिशन टू दिस, आई वुड वेरी मच लाइक यू गाइज टू हैव दिस पीडीएफ. लेकिन भाइयों, इसको जरा ध्यान से, मतलब इसको कॉपी पेस्ट करके अपने हिसाब से यूज कर लेना. बोलना कि अब बोल रहे हो कि मेरे दिमाग में आइडिया तो था नहीं, बट मैम का आइडिया काफी ज्यादा अपीलिंग लग रहा है. मत करना यार, ठीक है, मेहनत लगती है मेरी बहुत ज्यादा इसमें. आई विल पुट अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अ लिंक टू माई टेलीग्राम चैनल. यू गो टू दैट चैनल, यू विल फाइंड दिस पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट. कोई जरूरत नहीं है मेरे को पैसे देने की, पैसे नहीं चाहिए मेरे को हिट चाहिए, मेरे को लाइक चाहिए, मेरे को सब्सक्राइब चाहिए. ठीक है, चलो जी, let's start. All right, proceeding. So the definitions which I am going to cover are basically going to be, सबसे पहले वर्कर की. वर्कर कौन होते हैं, वेज क्या होती है, मिनिमम वेज क्या होती है, फ्लोर वेज क्या होती है, एंड डिडक्शन क्या होती है. वेज के अंदर जो डिडक्शन होती है वो क्या होती है, ये सारी मैं कवर करूंगी. सिर्फ यही इसलिए क्योंकि मुझे सिर्फ यही कवर करवाने को बोला गया है. मैं इसी रास्ते पे चलूंगी. अगर आपको लग रहा है कि आपके में इससे ज्यादा कुछ है तो आप मुझे बता देना, मैं वो भी कवर कर लूंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, लेकिन फॉर टुडेज पर्पसेस, फॉर टुडेज सेशन, वी आर गोइंग टू कवर दीज डेफिनेशंस. ठीक है, आई होप आप कॉपी पेन लेके बैठ गए हैं. आइए शुरू करते हैं. ठीक है जी, सबसे पहली डेफिनेशन वर्कर की. समझो भाई, कोई भी ऐसा इंसान जो कि एम्प्लॉयड है. अच्छा, अप्रेंटिस को नहीं मानेंगे, अप्रेंटिस हमने देखा था. इंटर्न, अगर कोई भी इंटर्न है तो हम उसको हम वर्कर नहीं मानेंगे. क्यों? क्योंकि उनके लिए एक अलग एक्ट है, अप्रेंटिस एक्ट. तो अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो किसी इंडस्ट्री, मैनुअल, अनस्किल्ड, स्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लरिकल, सुपरवाइजरी काम में लगा हुआ है किसी हायर के लिए या रिवॉर्ड के लिए, जिसकी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस है या एम्प्लॉयड है. ये तो हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है. इट इज क्लियर कि भैया अगर कोई भी ऐसा इंसान जो किसी इंडस्ट्री, मैनुअल, अनस्किल्ड, स्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लरिकल, सुपरवाइजरी काम में लगा हुआ है, या तो हायर के लिए लगा हुआ है, रिवॉर्ड के लिए लगा हुआ है, और उसकी एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एक्सप्रेस है या एम्प्लॉयड है. वेरी सिंपल. जर्नलिस्ट और न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज को इंक्लूड करेंगे एंड सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज को भी हम
इंक्लूड करेंगे वर्कर की डेफिनेशन में। ठीक है जी, समझ गए। किस किस को एक्सक्लूड करेंगे? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बिकॉज इनके सेपरेट एक्ट होते हैं, बिकॉज इनके सेपरेट एक्ट होते हैं जिसके हिसाब से ये लोग गवर्न किए जाते हैं। इस वजह से इन लोगों को हम एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है। देन पुलिस सर्विस, ऐसे पुलिसमैन एंड आल्सो द ऑफिशियल्स व्हिच आर एम्प्लॉयड इन प्रेजेंट सर्विस। सो द पुलिस ऑफिसर्स, ऑब्वियसली पुलिस सर्विस के लोग, एंड ऐसे लोग जो प्रेजेंट सर्विस में लगे हुए हैं, ठीक है, जिनकी तिहार वगैरह में ड्यूटी होती है, वो लोग भी वर्कर नहीं माने जाते। ऐसे वर्कर जो मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में लगे हुए हैं, एंड ऐसे वर्कर्स जो सुपरवाइजरी कैपेसिटी में लगे हुए हैं और उनकी सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा है। ठीक है। प्रीवियस वीडियो देखिए तो आपको पता होगा उधर 18,000 रुपए का था। ठीक है, लिमिट इधर 15,000 रुपए की है। ठीक है जी। तो अगर ऐसे कोई सुपरवाइजरी कैपेसिटी में वर्कर है जिसकी 15,000 रुपए से ज्यादा की तनख्वाह है, तो हम उसको वर्कर नहीं मानेंगे, हम उसको एक्सक्लूड करके चलेंगे। इसका मतलब 15,000 रुपए से नीचे की तनख्वाह वाले इस डेफिनेशन के हिसाब से वर्कर माने जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? दिस वाज वेरी सिंपल। ठीक है, काफी हमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में। वी नो द बेसिक्स, दिस वाज अकॉर्डिंग टू द बेसिक्स। कुछ चेंजेस इधर उधर है, वी कैन मैनेज दिस। व्हाट वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट अपॉन इज वेजेस। ध्यान से सुनना, इसमें एक थोड़ी सी चीज है, थ्रेशोल्ड की चीज है एक। देयर इज वन प्रोवाइजो रिलेटेड टू थ्रेशोल्ड, जो अगर आप बेयर एक्ट में पढ़ोगे ना, इतनी तगड़ी इंग्लिश लिखी हुई है, ऐसा लग रहा है शशि थरूर से बोरो की हुई है। सो मैं तो गंदे जोक्स मारूंगी, मेरा चैनल है। ठीक है। तो ये जो वेजेस हैं, इसमें थोड़ा ध्यान से सुनना। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से वेजेस? वेजेस मींस ऑल रेन्यूमरेशन, हर तरीके की रेन्यूमरेशन जो सबसे पहले मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सकती है, फर्स्ट। सेकंड, सैलरी की तरह दी जा सकती है, अलाउंसेस की तरह दी जा सकती है, या अदरवाइज। तो पहली कंडीशन समझ में आ गई कि सैलरी की तरह दी जा सकती है, अलाउंस या अदरवाइज किसी भी तरीके से किसी भी वर्कर को प्रोवाइड की जा सकती है, और मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सकती है। ऑलराइट। अगला, पेबल टू एन एम्प्लॉय आफ्टर द फुलफिलमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। साफ साफ लिखा हुआ है बेयर एक्ट में कि तभी मिलेगी जब आप टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को फुलफिल कर दोगे। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को फुलफिल कर दोगे तभी आपको क्या मिलेगी? वेजेस मिलेगी। ठीक है। ऑलवेज इंक्लूड्स, वेजेस में क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा? आपका बेसिक पे इंक्लूडेड रहेगा, बेसिक पे इंक्लूडेड रहेगा, डियरनेस अलाउंस होती है आपकी इंक्लूडेड रहेगी, एंड रिटेनिंग अलाउंस आपकी इंक्लूडेड रहेगी। ध्यान से देखना, बोनस इंक्लूडेड नहीं रहेगा। ठीक है, बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस एंड रिटेनिंग अलाउंस आपकी इंक्लूडेड रहेगी। अब देखते हैं क्या क्या इंक्लूडेड नहीं रहेगा। बोनस को हम वेज नहीं मानेंगे। तो अगर कल को बोले कि आपकी ऑलरेडी बेसिक पे 10,000 रुपए है और उसके ऊपर से दिवाली बोनस आपका मैनेजर बोले कि अच्छा ठीक है, आपकी तो जो बोनस है वो हम इसी में इंक्लूड कर देंगे, आपकी जो मंथली इनकम है उसी में हम आपका बोनस इंक्लूड कर देंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बोनस वेजेस में इंक्लूड नहीं किया जाता। समझ गए? समझ गए। मूविंग ऑन, अदर एमिनिटीज, अदर एमिनिटीज सच एज हाउस, वाटर, मेडिकल एक्सेट्रा, उसकी वैल्यू। ओके, तो मान लीजिए आपकी सरकारी नौकरी है एंड उसमें आपको एक फ्लैट मिलता है। ठीक है, एंड उस फ्लैट की अम्यूनिटी में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल लेट्स से इंक्लूडेड है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो मान लीजिए कि गर्मियों में आपका एसी चल गया है, आपका बिल ज्यादा आया, तो ये नहीं होता कि आपका बिल, वो बोलेंगे कि आपका बिल इस महीने 2,000 रुपए ज्यादा है, इस वजह से हम आपकी वेज में से ही हम आप मान के चलिए कि आपको दे दिया गया इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये सब नहीं होगा, ये सब चिंदी हरकतें नहीं चलेंगी। वैल्यू ऑफ अमेनिटीज आप अपने बेसिक वेज में ऐड नहीं कर सकते। ऑलराइट। देन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनी पेंशन और प्रोविडेंट फंड। अगर आप जानते हैं किसी को जो सरकारी नौकरी में है या कुछ, तो ऐसा होता है कि अपनी सैलरी में से या कोई भी सैलरी में से एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है प्रोविडेंट फंड और पेंशन के लिए। तो अगर कल को एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया कि भाई मैंने तो अभी तेरे को पेंशन, जब तू रिटायरमेंट होगा तब तेरी पेंशन के लिए मैंने 10,000 रुपए अभी से मैंने तेरी पेंशन के लिए डाल दिए, तो इस वजह से तू अब इस महीने 10,000 रुपए कम ले ले, नहीं चलेगा भाई, नॉट वर्क, इट वोंट वर्क। समझ गए ना? एम्प्लॉयर्स की कंट्रीब्यूशन टू पेंशन और प्रोविडेंट फंड हम बेसिक वेज में इंक्लूड नहीं करेंगे। कन्वेयंस अलाउंस,
मान लो कि उन्होंने रात को आपको रिक्वायर, स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल, देन आपको अगर रात को 8 बजे या फिर जो भी आपके वर्किंग आवर्स हैं उससे ज्यादा रिक्वायर ऑन देन, और उसके बाद आपके कन्वेंस अलाउंस पे की कि आप सेफली घर पहुंच जाओ, आपके कैब का खर्चा दिया, तो एट द एंड ऑफ द मंथ ये नहीं बोल सकते कि याद है उस टाइम हमने आपके कैब के 700 रुपए दिए थे गुड़गांव से, तो अभी आपको वो हम आपकी सैलरी में से काट लेंगे। नो, कन्वेंस अलाउंस इज ऑन टॉप ऑफ योर सैलरी एंड कैन नॉट बी डिडक्टेड एंड कैन नॉट बी काउंटेड एज अ वेज। समझ गए? देन सम्स पेड टू डिफरेंट स्पेशल एक्सपेंसेस, हाउस रेंट अलाउंस, अगर आपको सरकारी फ्लैट मिलता है तो उसका रेंट आपकी वेज में इंक्लूडेड नहीं होगा। रेन्यूमरेशन पेबल अंडर एनी अवार्ड और सेटलमेंट, किसी भी तरीके का रेन्यूमरेशन जो अवार्ड और सेटलमेंट दिया गया है। ओवर टाइम अलाउंस, अगर आपके वर्किंग आवर्स से ज्यादा आपसे काम कराया जाता है, वर्किंग आवर्स से ज्यादा, मोर देन वर्किंग आवर्स अगर आपसे काम कराया जाता है तो उसके पैसे आपको ओवर टाइम के पैसे मिलेंगे, ठीक है, वो आपकी वेज में इंक्लूडेड नहीं होते। कमीशन पेबल टू द एम्प्लॉय को अगर कोई कमीशन मिलना है तो वो आप वेज में इंक्लूड नहीं कर सकते। एनी ग्रेटुइटी, ग्रेटुइटी क्या होता है? ग्रेटुइटी एक ऐसा लमसम अमाउंट होता है जो आप एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड देते हो किसी भी एम्प्लॉय को जिसने आपके साथ बहुत काम किया है। तो एक्सक्यूज मी, तो यूजुअली ये आप 5 इयर्स ऑफ सर्विस के बाद या फिर 15 इयर्स ऑफ सर्विस, ऐसी मतलब अगर आपने लॉयल्टी दिखाई है अब किसी भी फर्म की तरफ या किसी भी इंडस्ट्री की तरफ, तो आपको ग्रेचुइटी मिलता है, ठीक है, ये आपको अपनी टर्मिनेशन पे मिलता है जब आपकी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाती है। तो ग्रेचुइटी को भी आप वेजेस में इंक्लूड नहीं कर सकते। रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन, रिट्रेंचमेंट कब होती है? रिट्रेंचमेंट तब होती है भाई जब आप किसी भी एम्प्लॉय को इनवॉलंटरीली निकाल देते हो, उसकी मर्जी के बगैर अगर आप किसी भी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट से निकाल देते हो तो उसको रिट्रेंचमेंट बोलते हैं। तो उसका एक कॉम्पनसेशन देना होता है, मैंडेटरी होता है ये, ठीक है, देना ही देना होता है उसका कॉम्पनसेशन। तो उसका कॉम्पनसेशन भी आप वेजेस में इंक्लूड नहीं कर सकते। मैंने आपको ये सब समझा दिया है, अब चाहे तो आप इसका निमोनिक बना लेना या जो मर्जी, ये सब वेजेस में इंक्लूड नहीं होता है, इसको याद कर लेना। अब ध्यान से समझो, ये है थ्रेशहोल्ड टेस्ट, प्रोवाइजो में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना मेरी बात। 50% रूल होता है एक, लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट। मान लो कि ये एक लड़की है, बाल बना देते हैं सुंदर से, ठीक है, एंड हर नेम इज प्रिया, दिस इज अ गर्ल एंड हर नेम इज प्रिया, ठीक है। प्रिया की टोटल सैलरी 40,000 रुपीज है, ठीक है। प्रिया की टोटल सैलरी, टोटल रेन्यूमरेशन 40,000 रुपीज है, ठीक है, और ये 40,000 रुपीज उसके सारी की सारी चीजें मिला के हैं, मतलब उसकी बेसिक सैलरी तो है ही है, उसकी बेसिक वेज तो है ही, ऊपर से जितना भी सारा उसका एमिनिटीज वगैरह दिया हुआ है ना, एक्सक्लूजन में जितना भी सब कुछ है, वो हिसाब किताब मिला के टोटल 40,000 रुपए है। प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइजो कहता है कि प्रिया की टोटल रेन्यूमरेशन का 50% ही एक्सक्लूजन होना चाहिए, समझे? अगर प्रिया की टोटल सैलरी का 50% ये सारे एक्सक्लूजन है तो वो वेज में इंक्लूड नहीं होंगे। ओके, तो मान लो कि अगर रिया का सारा एक्सक्लूजन, ये ए से मिला करके, ए से लेकर के तक सारा का सारा खर्चा रिया का अगर 17,000 रुपए है, अगर 17,000 रुपए है तो उसकी सैलरी का 50% कितना हुआ? 20,000 रुपए, और उसकी एक्सक्लूजन टोटल मिला के 17,000 रुपए बैठ रही है। तो इसका मतलब ये है कि उसके एक्सक्लूजन 50% से कम है, 50% से कम है, तो हम उसको वेज नहीं मानेंगे। सिंपल, इतना समझ आ गया। अब मान लो कि रिया का सारा एक्सक्लूजन मिला के यानी कि ए से लेकर के तक मिला के प्रिया की सैलरी का सारा एक्सक्लूजन मिला के बनता है 25,000 रुपए। अब क्या करें, क्योंकि रिया की सैलरी का आधा तो 20,000 रुपए है और 20,000 से 5,000 रुपए फालतू है, तो फिर जितना भी ज्यादा एक्सेस होगा ना, जो भी एक्सेस होगा वो हम रिया की रिमेनिंग सैलरी में से एडजस्ट कर लेंगे। तो जितना भी एक्सेस होगा वो हम रिया की सैलरी में से
उसको रिया की वेजेस का पार्ट मान लेंगे। समझ आ गया बच्चों? समझ आ गया भाई? समझ आना चाहिए भाई। ओके, अब ध्यान से पढ़ना इसकी इंग्लिश मेरे साथ, ध्यान से पढ़ना। इफ द sum of payments made under exclusion exceeds 1/2 or 50% of employees total remuneration, अगर 1/2 और 50% ऑफ एम्प्लॉइज टोटल रेन्यूमरेशन से ज्यादा होता है सम ऑफ पेमेंट्स, ओके, देन द अमाउंट विच एक्सीड्स 50% shall be deemed as remuneration and must be added as wages। मतलब कि जितना भी अमाउंट वो 50% से ऊपर है वो हम वेज मान लेंगे। क्लियर है? प्रिया को याद रखना, जब भी आंसर लिखोगे प्रिया को याद रखना, अगर तुमने बेरा की इंग्लिश में फंसने लगे तो फंसते चले जाओगे, ठीक है? ये प्रिया को याद रखना, प्रिया को याद रखना। हाउ इक्वल वेजेस, ये देयर इज अनदर प्रोविजो विच स्टेट्स दैट इक्वल, ये जेंडर इक्वालिटी के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए लाया गया है, which says that clauses D यानी कि conveyance, F house rent allowances, G award and settlement and H overtime shall be taken for computation of wages। computation of wages के लिए लिया जाएगा हर एक जेंडर के लिए। Okay, I have dedicated a lot of time on this definition so you guys can figure it out कि जरूरी है, and I wanted कि इसके basics clear हो जाए, ठीक है? Now I am moving forward, मिनिमम वेजेस के ऊपर आते हैं। वेरी सिंपल, ऐसे वेजेस जो सेक्शन 6 में फिक्स किए गए हैं। ये मैंने सेक्शन 6 अभी इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि सेक्शन 6 में आगे करूंगी तो सही, पर फिर दो बार चीजें बताने से टाइम वेस्ट हो गया, तो हम आगे जब सेक्शन 6 देखेंगे तभी देखेंगे। ये देखो, एक फ्लोर वेजेस की डेफिनेशन है जो देखनी हमें जरूरी है। ये सेक्शन 2 में नहीं, सेक्शन 9 हमें फ्लोर वेजेस के बारे में बताता है। फ्लोर वेज का मतलब ऐसा मिनिमम वेज रेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स कर दे नेशनल लेवल पर, ठीक है? ये मैंडेटरी फ्लोर रेट की तरह एक्ट करेगा। देखो भाई, एक तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मिनिमम वेज रेट सेट करेगी, कंफ्यूज नहीं होना, मिनिमम वेज रेट सेट करेगी कौन? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। लेकिन उसके बाद भी एक फ्लोर वेज रेट सेट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, फ्लोर वेज रेट सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करेगा, ठीक है? कोई भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपनी मिनिमम वेज रेट फ्लोर वेज रेट से नीचे नहीं रख सकती, ओके? acting as a mandatory floor below which no SGR state government registrar can fix its minimum wages, ठीक है? CG ये मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को फैक्टर इन करके फिक्स करेगी, क्या? फ्लोर वेज रेट। एंड डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज के लिए फ्लोर वेज रेट डिफरेंट हो सकती है। समझ गए? फ्लोर वेज रेट की तो ये बात रही। सेक्शन 9 जब हम देखेंगे और इसके बारे में बात करेंगे, बट अभी आप इतना समझ लीजिए। सेक्शन 18 के बारे में देखते हैं, डिडक्शन। सेक्शन 18 के बारे में भी हम बात करेंगे इन द कमिंग वीडियोस, बट राइट नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड डिडक्शन। ऐसे कौन से सिचुएशंस होंगे जब आपकी तनख्वाह काट ली जाएगी, ठीक है? सबसे पहला, नो डिडक्शन एक्सेप्ट दोज व्हिच आर ऑथराइज्ड अंडर दिस कोड। एक बहुत बड़ी लिस्ट है, एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो दी गई है कि इन सिचुएशन में डिडक्शन होगा, और उन सिचुएशंस के अलावा डिडक्शन कभी नहीं होगा, ठीक है? डेफिनेशन देख लो, पेमेंट मेड बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर और हिज एजेंट शैल बी डीम्ड टू बी अ डिडक्शन फ्रॉम देयर वेजेस। अगर एम्प्लॉय अपनी तनख्वाह में से एम्प्लॉयर को या उसके एजेंट को कोई भी पेमेंट करे तो हम उसको डिडक्शन मानेंगे, अपनी अपनी तनख्वाह में से कोई भी पेमेंट करे, ठीक है जी? डिडक्शन कैन नॉट बी ड्यू टू लॉस ऑफ वेज ड्यू टू डिसिप्लिनरी एक्शन, ठीक है? अगर आपने कोई भी वेज खोई है डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए, के लाइक एज अ रिजल्ट ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन, अगर आपकी कोई भी वेज कम हुई है तो वो डिडक्शन नहीं मानी जाएगी, ओके? एंड मैक्स लिमिट 50% ऑफ एम्प्लॉइज वेज। अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए है तो आपके ऊपर 5,000 रुपए से ज्यादा की, तो आपके ऊपर 5,000 रुपए से ज्यादा की डिडक्शन इम्पोज नहीं की जा सकती। समझ गए बात? समझ गए बात? Because I am moving to chapter number 2. What were the targets? Chapter 2 and chapter 3 दोनों करना है। आओ भाई स्पीड पकड़ते हैं। Chapter 2 मिनिमम वेजेस, सेक्शन 5 देखते हैं। सबसे पहला तो इसका प्रिंसिपल है, जब आप बेयर एक्ट खोलोगे ना आपको 2-3 लाइन का दिखेगा सेक्शन 5, बट ये मैं एक अच्छा सा बेस आप लोग के लिए बना देती हूँ ताकि आप लोग को ज्यादा याद ना करना पड़े,
ज्यादा अंडरस्टैंडिंग सेंट्रिक लॉ अगर रहे तो ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है, लॉ नहीं चाहे कोई भी चीज हो, ठीक है। सेक्शन 5 देखते हैं। लॉ मैंडेट्स अ स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन, एक स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन है कि कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मिनिमम रेट से कम वेज नहीं दे सकता, ठीक है। और कौन सी मिनिमम रेट? जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, ठीक है। इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, चाहे आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर हो चाहे आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, ठीक है, सारी जगह ये एप्लीकेबल रहता है। इसके कारण स्कोप बहुत वाइडन हो गया ऑफ मिनिमम वेज प्रोटेक्शन, ठीक है। एंड इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने एक इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर भी लगाया है, ठीक है। एंड अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो फिर पनिशमेंट भी होगी, 50,000 फाइन, ठीक है। तो जितना हम इन्फोर्स करवा सकते थे ना इसको कि भाई इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने एक बंदा भी लगा दिया, उसके ऊपर पनिशमेंट भी लगा दी, अपनी तरफ से पूरा इस कोड ने कोशिश की है कि मिनिमम वेजेस जो है वर्कर्स की वो प्रोटेक्टेड रहे। चलो जी, सेक्शन 6 की बात करते हैं। सेक्शन 6 की बात हमने ऊपर भी की थी, याद है? ये रही मिनिमम वेज। आओ डिटेल में करते हैं। ये सेक्शन पावर देता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कि वो मिनिमम पे स्केल सेट करेगी लीगली। सबसे पहला सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फ्लोर वेज लगाई है ना, आप उसके हिसाब से ही मिनिमम वेज रेट फिक्स करोगे, समझ गए? सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फ्लोर वेज रेट लगाई है उसके हिसाब से ही आप मिनिमम वेज रेट सेट करोगे। इसका मतलब ये कि अगर बेसिक वेज रेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10 के लगाई हुई है ना, तो आपको 10 के से ऊपर ही लगानी है मिनिमम वेज रेट अपनी, उससे आप कम नहीं जा सकते किसी भी हाल में, ओके। एंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन इन सेक्शन 8 में प्रोसीजर दिया हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हुए। तो दो चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्या, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फ्लोर वेज लगाई है सेक्शन 9 के तहत, एंड सेक्शन 8 के तहत जो प्रोसीजर दिया हुआ है उसको भी ध्यान में रखते हुए आप अपनी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो मिनिमम वेज रेट लगाएगी। समझे कि नहीं समझे? समझे जी। अब दो तरीके के काम होते हैं। लेट मी टेक अ ब्लैक बोर्ड। देखो भाइयों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्क। सबसे पहला तो होता है टाइम वर्क। टाइम वर्क के अंदर एम्प्लॉय को पैसे मिलते हैं उसके टाइम डिनोटेड के हिसाब से, मतलब उसने जितना टाइम डिनोट किया है, उसने जितना टाइम टाइम दिया है किसी भी इंडस्ट्री को, उसके हिसाब से उसे पैसे मिलते हैं। आवरली मिल सकते हैं, घंटे के हिसाब से मिल सकते हैं, डेली के हिसाब से मिल सकते हैं, रोज के हिसाब से मिल सकते हैं, या मंथली मिल सकते हैं। इसको तो बोलते हैं टाइम वर्क, ठीक है। दूसरा होता है पीस वर्क। पीस वर्क, इसमें एम्प्लॉय को पैसे मिलते हैं, इसमें एम्प्लॉय को पैसे मिलते हैं प्रोडक्शन के हिसाब से, उसने कितना प्रोड्यूस किया है। अब उस प्रोडक्शन को करने में चाहे वो 2 दिन लगाए, चाहे वो 6 महीने लगाए, चाहे वो साल भर लगाए। यूजुअली ऐसी डील कारपेंटर्स वगैरह के साथ होते हैं कि भाई हमें तुमसे 12 अलमारी चाहिए, तो तुम चाहे 6 महीने बना दो, चाहे तुम 10 दिन में बना दो, तुम्हारी पेमेंट तब होगी जब तुम डिलीवरी कर दोगे, ठीक है। नाउ दैट दिस इज क्लियर, इससे रिलेटेड लॉज देखते हैं। आओ, मिनिमम वेज रेट को सेट करते हुए दो कैटेगरीज के ऊपर नजर जरूर रखनी चाहिए। सबसे पहला टाइम वर्क एंड पीस वर्क। भाई पीस वर्क एम्प्लॉयज के लिए भी एक मिनिमम टाइम रेट होना ही चाहिए। ये नहीं कि मैंने फर्स्ट जनवरी को मैंने फर्स्ट जनवरी को आपको डिलीवरी दे दी अलमारी की, और आप मुझे पेमेंट कर ही नहीं रहे हो। 15 जनवरी हो गया, 20 जनवरी हो गया, 25 जनवरी हो गया, नहीं। उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक मिनिमम टाइम रेट प्रोवाइडेड होना चाहिए। मस्ट ऑल्सो बी फिक्स टू सिक्योर देम अ मिनिमम वेज ऑन टाइम वर्क बेसिस। सबसे पहली बात वेज पीरियड्स। अब ये वेज पीरियड्स की बात करते हैं। टाइम वर्क बेसिस के लिए मिनिमम वेज रेट आवरली, डेली या मंथली हो सकती है, मैंने आपको बता दिया। अगर आप टाइम वर्क एम्प्लॉय हैं तो आपको तनख्वाह आवरली, डेली या मंथली मिल सकती है, ओके। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मस्ट कंसीडर स्पेसिफिक फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करेगी। सबसे पहले स्किल ऑफ द वर्कर। अगर आप अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है या स्किल्ड है, अगर आप एज अ वर्कर अनस्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो, स्किल्ड हो, तो उसके हिसाब से आपकी वेज भी डिपेंड करेगी, ऊपर नीचे होगी। एंड सेकेंडली ज्योग्राफिकल एरिया। इन दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखकर
प्राइमरीली ये दो फैक्टर्स को ध्यान में रखकर, एंड मोर इम्पोर्टेंटली आर्डियसनेस ऑफ द वर्क, मतलब किन किन परिस्थितियों में वो काम हो रहा है, टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, ओके, हजार्डस ऑक्यूपेशन है आपका, अंडरग्राउंड काम है, ओके, फैक्ट्रीज में काम है, यूजुअली इट इज डिफरेंट फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया, वहां पर थोड़ा ज्यादा डिफिकल्टी होती है एनवायरनमेंट को बियर करने के लिए एज कम्पेयर टू अ पर्सन हु इज वर्किंग इन एन एमएनसी विद एसी ऑन 24/7, चाहे अंदर से आपकी रूह कांप गई हो एसी की वजह से, बट द सिचुएशंस आर डिफरेंट, राइट, तो उसके हिसाब से वेजेस भी डिफरेंट सेट कर सकती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, समझ गए, आई होप समझ गए, नहीं समझे तो नीचे लिख दो, कमेंट बॉक्स खुला है, कोई दिक्कत नहीं है, मेल कर दो, मेल भी लिखी हुई है, जो ठीक लगे कर देना, ठीक है ना। कंपोनेंट ऑफ मिनिमम वेजेस देखने हैं सेक्शन 7। मिनिमम वेज एक सिंगल वैल्यू नहीं है, लेकिन सेवरल एडजस्टेबल पार्ट्स हैं। दो तीन ऑप्शन आपको दिया गया है सेक्शन 7 के अंदर। ऑप्शन ए, या तो आप बेसिक रेट के साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस दे दो, भाई एक बेसिक रेट ऑफ वेज दे दो, उसके साथ एक अलाउंस दे दो, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, विच इज एडजस्टेड एट इंटरवल्स, बीच बीच में इंटरवल्स के हिसाब से आप उसको एडजस्ट करते रहना, कॉस्ट जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बढ़ा, ओके, उसके हिसाब से आपने अलाउंस बढ़ा दी, घटा उसके हिसाब से आपने अलाउंस घटा दी। एक ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन है आपके पास बेसिक रेट प्लस कंसेशन। तो बेसिक रेट ऑफ वेजेस विद और विदाउट द कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस, लेकिन कैश वैल्यू ऑफ कंसेशंस इन एसेंशियल कमोडिटीज, एसेंशियल कमोडिटीज की कंसेशन सप्लाइड एट कंसेशन रेट्स वेयर ऑथराइज्ड। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। एंड ऑप्शन नंबर सी इज ऑल इंक्लूसिव रेट, मतलब दैट ऑल इंक्लूसिव रेट दैट अकाउंट्स फॉर बेसिक रेट भी हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस भी हो, एंड वैल्यू ऑफ कंसेशंस भी हो। ये तीन ऑप्शंस हैं आपके पास। कंप्यूटेशन कैसे करेंगे? कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस एंड कैश ऑफ कंसेशंस आर कंप्यूटेड बाय स्पेसिफिकली अपॉइंटेड अथॉरिटी। ये कौन डिसाइड करेगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस क्या है एंड वैल्यू ऑफ कंसेशंस क्या है? अथॉरिटी करेगी, अपॉइंटेड अथॉरिटी करेगी, प्रिस्क्राइब्ड इंटरवल्स पे करेगी, हर 2 साल में होगी, हर 1 साल में होगी, या 6 महीने में होगी, ये सब कौन डिसाइड करेगा? अपॉइंटेड अथॉरिटी डिसाइड करेगी। चले आगे, सेक्शन 8 देखते हैं, प्रोसीजर। मैं जब आपको सेक्शन 6 बता रही थी, तब मैं बता रही थी कि सेक्शन 8 के ऊपर मद्देनजर रखनी है और सेक्शन 9 के ऊपर मद्देनजर रखनी है। आओ सेक्शन 8 के बारे में देखते हैं। प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस। क्या प्रोसीजर रहता है अगर हमें मिनिमम वेजेस को फिक्स करना है? तो सबसे पहला तो एक स्ट्रक्चर्ड कंसल्टेटिव प्रोसेस है मिनिमम वेजेस को एस्टैब्लिश करने का। सबसे पहला मेथड्स फॉर फिक्सिंग मिनिमम रेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, या तो तुम्हें सबसे पहले अपने रेट फिक्स करने हो या रिवाइज करने हो, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दो मेथड लगा सकती है। सबसे पहला तो कमिटी मेथड की, एक कमिटी को अपॉइंट करो, इंक्वायरीज रखो और रिकमेंडेशन बनाओ, लाइक द ओल्डेस्ट ट्रिक इन द बुक। एंड सेकंड नोटिफिकेशन मेथड, या तो तुम पब्लिश करो अपने प्रपोजल्स नोटिफिकेशन के जरिए पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, एंड नॉट लेस देन 2 मंथ लेटर, एंड कम से कम 2 महीने दो पब्लिक को उस इंफॉर्मेशन के ऊपर सोच विचार करने के लिए, एंड फॉर कंसिडरेशन ऑफ फीडबैक, और फीडबैक के हिसाब से तुम अपना मेथड जो है अपॉइंट कर सकते हो। अगर तुम कमिटी की तरफ जाते हो तो कमिटी की कॉम्पोजिशन कुछ इस प्रकार होगी। कमिटी में ये लोग होंगे। सबसे पहले एम्प्लॉयर्स की तरफ से रिप्रेजेंटेशन होंगे, मतलब जो बंदा एम्प्लॉय कर रहा है, ओके, एम्प्लॉइज की तरफ से रिप्रेजेंटेशन होंगे, इक्वल इन नंबर टू एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। ये नहीं है कि अगर कोई इंडस्ट्री है जिसमें 100 वर्कर हैं तो उसमें भी तुमने सेम रिप्रेजेंटेटिव रखे हो, और अगर कोई इंडस्ट्री है जिसमें 1000 वर्कर है उसमें भी तुमने सेम रिप्रेजेंटेटिव रखे हो, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। उसके हिसाब से इक्वल प्रोपोर्शनेट टू द एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेशन आपको रिप्रेजेंटेटिव्स रखने होते हैं, एंड इंडिपेंडेंट पर्संस, ओके। तीन तीन चीजें, सबसे पहले एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स, एम्प्लॉइज के रिप्रेजेंटेटिव्स एंड इंडिपेंडेंट पर्संस। समझ गए? दो मेथड है, कमिटी मेथड, नोटिफिकेशन मेथड। नोटिफिकेशन अगर आप कर रहे हो तो अपने प्रपोजल्स को आपको नोटिफाई करना पड़ेगा, 2 महीने पब्लिक को देने पड़ेंगे सोच विचार करने के लिए, और फिर उसके बाद आप उनके फीडबैक के हिसाब से अपना मेथड चूज कर सकते हो। अगर आप कमिटी की तरफ जाते हो तो आपके पास तीन ऑप्शन है, नहीं, आपको कम से ये 3 लोगों को इंक्लूड करना ही है अपनी कमिटी में। सबसे पहला क्या? एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स, एम्प्लॉइज के रिप्रेजेंटेटिव्स एंड इंडिपेंडेंट पर्सन। समझे? ठीक है जी। फाइनल फिक्सेशन और रिवीजन आफ्टर कंसिडरिंग कमिटीज रिकमेंडेशन or public representation and consulting the advisory board, the government fixes or revises the minimum wages by notification.
समझ गए बात को? कमिटी के रेकमेंडेशंस और एडवाइजरी बोर्ड को कंसल्ट करने के बाद सरकार मिनिमम वेज फिक्स करती है या रिवाइज करती है, नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है। ओके, न्यू रेट जनरली कम्स इनटू फोर्स आफ्टर 3 months फ्रॉम द इशू डेट। इशू डेट के 3 महीने के बाद नया रेट फोर्स में आता है। रिवीजन अगर आपको करनी है, appropriate government shall review or revise minimum rate of wages ordinarily at an interval not exceeding 5 years। हर एक 5 साल में आपको रिव्यू या रिवाइज करना ही है मिनिमम वेज रेट। 5 साल से ज्यादा एक वेज रेट नहीं चल सकता। समझ गए बात को? सेक्शन 9, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू फिक्स फ्लोर वेज की रिफॉर्म है भाई, नेशनल वेज फ्लोर डिटरमाइन करने के लिए। सबसे पहला सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो एक फ्लोर वेज को फिक्स कर सके, नेशनल लेवल फ्लोर वेज को फिक्स कर सके, ताकि लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द वर्कर को हम प्रोटेक्ट कर सकें। समझ गए? ज्योग्राफिकल वेरिएशन यानी कि डिफरेंट फ्लोर वेजेस हो सकती हैं डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज के ऊपर। स्टेट का कंप्लायंस, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो अपना मिनिमम वेज, क्योंकि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश हो सकती है मिनिमम वेज सेट करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो अपना मिनिमम वेज रखेंगे 25,000 रुपए। ठीक है, उसी के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आ गई कि भैया फ्लोर वेज जो होगी ना, फ्लोर वेज जो होगी वो होगी 15,000 रुपए। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को लगा कि यार हमने तो मिनिमम वेज ज्यादा ही रख दी, तो अब वो अपनी मिनिमम वेज कम नहीं कर सकते सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्लोर वेज को देख के। अब वो ये नहीं बोल सकते कि अच्छा ठीक है, सिंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि 15,000 रुपए है तो हम अब अपनी मिनिमम वेज कम करके 20,000 रुपए कर देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, बी मोर अवेयर ऑफ योर राइट्स, ऐसा नहीं कर सकते हैं वो लोग। द मिनिमम रेट फिक्स्ड बाय स्टेट और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल नॉट बी लेस देन फ्लोर वेज। ऑब्वियसली ये तो है ही। Furthermore, if a state government had already fixed a minimum wage higher than the new floor wage, कि अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज न्यू फ्लोर वेज से ज्यादा सेट कर दी है, then it cannot reduce that previously fixed minimum wage, तो फिर वो उसको कम नहीं कर सकते। ओके, क्लियर है? कंसल्टेंसी, फ्लोर वेज फिक्स करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एंड स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। नहीं, ले सकते हैं, उनकी मर्जी है। मे, शैल नहीं, मे। समझ गए? मूविंग ऑन। उन वर्कर्स को क्या जो लेस देन नॉर्मल वर्किंग डे काम करते हैं, पार्शियल अटेंडेंस। जनरल रूल, अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है whose minimum wage is fixed by the day, जिसको हर दिन के हिसाब से पैसे मिलते हैं, works for less than normal working hour, और फिर भी वो नॉर्मल वर्किंग आवर से कम काम करता है, they are entitled to receive wages as if they had worked a full or normal working day। तो फिर उनको उसी तरीके की वेजेस मिलेंगी जैसे उन्होंने पूरा दिन काम किया हो। वाओ, आई लाइक दिस। इसका मतलब है कि अगर मेरे 9 से 5 के मुझे काम करने के पैसे मिलते हैं, अगर मान लीजिए मुझे 8 घंटे काम करने के पैसे मिलते हैं, और अगर मैं 8 घंटे किसी भी कारणवश काम नहीं कर पाती हूँ, 5 घंटे काम कर पाती हूँ, तो इस जनरल रूल के हिसाब से मुझे पैसे उसी प्रकार मिलेंगे जिस प्रकार मुझे मिलते अगर मैं 8 घंटे काम कर रही होती। वाओ, इसका एक एक्सेप्शन है। Employee is not entitled to a full normal working day's wages if their failure to work is caused by their unwillingness to work. Disclose guys, ये कह रहा है कि आपको फुल नॉर्मल वर्किंग डे के पैसे नहीं मिलेंगे अगर आप इसलिए काम नहीं कर रहे क्योंकि आपका मन नहीं कर रहा। ठीक है, दैट इज नॉट सफिशिएंट रीजन। योर अनविलिंगनेस टू वर्क कैन नॉट बी द रीजन यू गेट फुल entitlement and not by the omission of the employer to provide them for work। समझ गए बात? Next section, section number 11, wages for 2 or more classes of work. This ensures fair payment when an employee performs multiple roles within different minimum wage rates। मान लीजिए एक काम है जो स्किल्ड है और एक काम है जो फील्ड वर्क है यानी कि सेमी स्किल्ड है, एंड देयर इज वन पर्सन नेम्ड उदय। उदय दोनों काम कर रहा है, उदय स्किल्ड काम भी कर रहा है, उदय सेमी स्किल्ड काम भी कर रहा है। उदय घर नहीं जाता, उदय सोता नहीं है, उदय सिर्फ काम करता है।
तो उदय स्किल्ड काम भी कर रहा है, उदय सेमी स्किल्ड काम भी कर रहा है। इसका मतलब ही इज फॉलोइंग मल्टीपल रोल्स। एंड अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो उदय की तरह काम कर रहा है तो उसको वैसे ही सैलरी मिलेगी, विच इज अ रेट नॉट लेस देन द मिनिमम रेट इन फोर्स फॉर ईच क्लास। ओके, तो अगर इसकी मिनिमम वेज रेट है 15K एंड इसकी मिनिमम वेज रेट है 10K, तो उदय का एम्प्लॉयर उसको ये नहीं बोल सकता कि मैं तुझे सेमी स्किल्ड के हिसाब से ही दे देता हूँ दोनों पैसे, 20,000 रुपए उसको साइड कर दे के साइड नहीं कर सकता। उसको सेमी स्किल्ड काम के लिए मिनिमम वेज रेट ये होगी एंड स्किल्ड काम के लिए मिनिमम वेज रेट ये होगी। ओके, इफ यू आर उदय एंड इफ दिस वीडियो रीचेस टू यू, अब मैंने तुम्हें बता दिया, जाके अपनी सैलरी क्लेम करो। ठीक है जी, मिनिमम वेज रेट फॉर पीस वर्क। पीस वर्क के लिए आपका मिनिमम वेज रेट क्या होगा? फॉल बैक सेफ्टी net for piece rate workers, where an employee is engaged in piece work for which only a minimum time rate has been fixed and not a minimum piece rate. Employer must pay the employee wages at a rate not less than the minimum time rate. Obviously ये कह रहा है कि अगर कोई एम्प्लॉय पीस वर्क के लिए एम्प्लॉयड है, ठीक है, एंड उसको उसका एक मिनिमम टाइम रेट फिक्स हुआ है, मिनिमम पीस रेट फिक्स नहीं हुआ है, तो फिर उसके एम्प्लॉयर को उसको वही मिनिमम टाइम रेट के हिसाब से मिनिमम वेज देनी होगी। समझ गए? समझ गए? ठीक है। फिक्सिंग आवर्स, last two sections and we shall be done for this chapter. Fixing hours of work for normal working day. This section grants power to regulate working day, rest periods and overtime rates. Grants power to regulate working day, rest period and overtime rates. आओ देखते हैं क्या है। गवर्नमेंट की पावर, वेयर मिनिमम वेजेस हैव बीन फिक्स्ड, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में, जहां पर मिनिमम वेजेस ऑलरेडी फिक्स्ड है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो फिक्स कर सकती है नंबर ऑफ आवर्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अ नॉर्मल वर्किंग डे। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये बता सकती है कि आज से 9 से 5 नहीं, 9 से 5 नहीं बल्कि 8 से 6 आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, इंक्लूडिंग स्पेसिफाइड इंटरवल्स। या फिर वो ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन सा डे रेस्ट माना जाएगा, आज से संडे की बजाय वेडनेसडे की छुट्टी, अगर वो ऐसा चाहे तो कर सकती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इन एवरी 7 day पीरियड अलॉन्ग विद द कॉरेस्पॉन्डिंग रेन्यूमरेशन, provide for payment for work on a day of rest at a rate not less than overtime rate। मतलब कि पेमेंट फॉर वर्क ऑन अ डे ऑफ रेस्ट, अगर आपका बॉस आपसे संडे को भी काम कराता है तो आपको उसके पेमेंट भी करनी पड़ेगी एंड उसके पेमेंट आप ओवरटाइम रेट के हिसाब से करोगे, ओवरटाइम रेट से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मान लो कि आपका बॉस बोलता है कि आपका बॉस बोलता है कि आपकी सैलरी का 5% वो आपको देगा अगर आप ओवरटाइम काम करोगे तो। ओके, दिस इज कूल। और फिर वो आपको संडे को काम करवाता है और बोलता है कर ले भाई तेरे को 3% दूंगा, कर ले भाई तेरे को 3% दूंगा तेरी सैलरी को। बिल्कुल मत मानना, उसको बोलना कि सर कोड ऑफ वेजेस के हिसाब से 5% तो आपको कम से कम देना ही देना चाहिए मेरे ओवरटाइम का, क्योंकि 5% ओवरटाइम है। ओके, तो अगर आपका बॉस आपसे छुट्टी वाले दिन काम करवाता है तो उसको कम से कम 5% पैसे, 5 मतलब आपको उसको कम से कम आपको ओवरटाइम के जितने पैसे देने पड़ेंगे। लॉ डिमांड्स दैट। मूविंग ऑन, एक्सेप्शंस है इसके। प्रोविजंस अप्लाई टू ओनली अ लिमिटेड एक्सटेंट एंड सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब कंडीशंस। कुछ कंडीशंस हैं एंड लिमिटेड एक्सटेंट तक ही प्रोविजंस काम करते हैं फॉर सर्टेन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉय such as those engaged in emergency preparatory complementary work or that is essentially intermittent। ऐसे लोग, ऐसे एम्प्लॉइज जो इमरजेंसीज वगैरह में काम करते हैं, जिसकी जॉब इमरजेंसीज की होती है एंड प्रिपरेटरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री वर्क की होती है, विच इज एसेंशियली इंटरमिटेंट, उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं करता। इंटरमिटेंट क्या होता है भाई? एम्प्लॉयमेंट इज एसेंशियली इंटरमिटेंट व्हेन द गवर्नमेंट डिक्लेयर्स इट सो। वाओ, जब एक गवर्नमेंट किसी भी काम को इंटरमिटेंट डिक्लेयर कर देती है ना दोस्तों, वो इंटरमिटेंट हो जाता है। इफ एवरीथिंग वाज दैट सिंपल, because daily hours of the duty normally includes period in action where the employee is on duty but not required to display sustained attention। देख लेना आप अपने आप, there is nothing to explain here। wages for overtime, overtime का पैसा। if an employee works on any day in excess of the number of hours constituting a normal working day, अगर normal working day 8 hours का है और आप अपने एम्प्लॉय को निचोड़ निचोड़ के उससे 12 घंटे काम करा रहे हैं ये बोल के कि डेडलाइन मीट करो,
तो उसको 3 घंटे जो उसने ओवर टाइम काम किया है ना आपके यहाँ, सॉरी 4 घंटे, उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे, उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। ऑलराइट, एम्प्लॉय शैल पे देम फॉर एवरी आवर और पार्ट ऑफ एन आवर सच एक्सेस वर्क, ओवरटाइम शैल नॉट बी लेस देन ट्वाइस द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस। ओके, ओवरटाइम के पैसे भी डिसाइड हो गए। आई थिंक द लेंथ ऑफ दिस वीडियो हैज गॉटन लॉन्गर, सो आई विल कवर चैप्टर 2 इन द नेक्स्ट वीडियो। एकदम ही इसके बाद आएगी, सब्सिक्वेंट वीडियो होगी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, लगे रहो। ओके, बाय बाय, आई विल सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। ओके।